मेरा नाम फराज अली राजपूत। कोविड की वजह से जो है वो क्लासेस सामने से तो नहीं हो सकती, इसलिए असेंडर एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। इनमें मैं आपको बायोलॉजी स्टडी करवाऊंगा। और जो स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 में है द सेल। अब द सेल में जो है वो हमारे बुक में है कि सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के सिवा देखी नहीं जा सकती। मतलब इससे अंदाज़ा है कि जो सेल देखा गया होगा वो तभी देखा गया होगा जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई होगी, और जो इन्वेंट हुई होगी तो डिस्कवरी ऑफ सेल में फर्स्ट जो आता है वो आता है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप मींस फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट की? 9th क्लास में है, गैलीलियो ने की थी, मगर फर्स्ट ईयर में इसको चेंज किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट की गई थी वो फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने वाला था डेविड जेनसन, और डेविड जेनसन ने जो इन्वेंट की थी वो की थी 1590। उसके बाद जो जेनसन की माइक्रोस्कोप है, जेनसन माइक्रोस्कोप, इसको इम्प्रूव्ड किया था या मॉडिफाई आप कह सकते हो किया था किसने? गैलीलियो ने इन 1610 में। जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गई तो एक बायोलॉजिस्ट था, और उस बायोलॉजिस्ट ने इस माइक्रोस्कोप को बनाया और उसका नाम था रॉबर्ट हुक या आर हुक। इन 1663 इसने उस माइक्रोस्कोप को नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे इसने ऑब्जर्व्ड किए स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क मीन्स वुड, स्लाइस मीन्स पीस। वुड का एक पीस उतारकर उसको ऑब्जर्व किया किस पे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। जब उसने देखा तो उसको देखने में ऐसा आया कि इस वुड में जो है वो रेक्टेंगुलर, या आप सिंपल वर्ड में कह लो रूम लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई दे। इन रूम लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है सेल्यूलाई। रूम लाइक वैकेंट स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल्यूलाई। इसलिए रॉबर्ट हुक ने लैटिन लैंग्वेज में वर्ड यूज किया कौन सा? सेल्यूलाई। और सेल्यूलाई जो यूज किया वो था 1663 में। 1663 में तो सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1663। असल में बस मोस्टली बच्चों का थॉट होता है कि 1663 में नहीं है, 1665 में है, मगर ऐसा नहीं है। आपके बुक में जो चैप्टर 4 है उसके जो फर्स्ट पैराग्राफ छोड़कर जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द टर्म सेल फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल टर्म इस्तेमाल किया था 1665 में। डिस्कवरी के हिसाब से इस सेकंड जो पैराग्राफ है इसके नीचे जो होगा बीच में इंफॉर्मेशन बॉक्स होगा, उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1663 में डिस्कवर्ड हुआ था। टर्म जो इस्तेमाल हुआ था वो 1665 में हुआ था। मतलब जब डिस्कवर्ड हुआ था तब इसको कहा जाता था सेल्यूलाई। बाद में इसको सेल्यूलाई से टर्म तब्दील करके आ गए किसमें? द टर्म सेल फर्स्ट टाइम यूज्ड इन 1665।
1665 में इस्तेमाल किया गया। अब 1665 में जब इस्तेमाल किया गया तो टर्म सेल की उस वक्त जो डेफिनेशन बनी वो ये थी कि वैकेंट रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, खाली कमरे जैसी स्ट्रक्चर्स। जैसे आप देख लो मोस्टली कमरे जो होते हैं वो 4 एंगल वाले होते हैं, अगर उसमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, वैकेंट है, तो दैट वन इज सेड टू बी द सेल्यूलर। इस हिसाब से जो सेल की डेफिनेशन 1665 में बनी वो बनी थी कि वैकेंट रूम लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही सेल्स को देखने के लिए दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने जो है वो ऑब्जर्व किए, ही ऑब्जर्व सेल्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड प्लांट के जो सेल्स इसने देखे तो उस वक्त के हिसाब से सेल की डेफिनेशन थी वैकेंट रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसने भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इसमें भी ऑर्चिड प्लांट है, इसमें भी वैकेंट होंगे। मगर जब इसने देखा तो इसको देखने में ये आया कि ये वैकेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को इसने नाम दिया न्यूक्लियस। मतलब 1663 में कहकर गया रॉबर्ट हुक कि ये खाली है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कहा कि नहीं ये खाली नहीं है, इनमें अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहा जाता है न्यूक्लियस। सो ही डिस्कवर्ड, इसने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। मतलब एक कहें कि 1663 में रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो सेल है वो खाली है। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल खाली नहीं है, उसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये ईयर है 1838। अब इस मुताबिक शेल्डन कह रहा है कि प्लांट्स सारे के सारे बने हुए हैं सेल के, तो इसका ही कोवर्कर या इसके साथ का मुल्क वाला जो कंट्रीमैन था वो कह रहा था कि अगर प्लांट सेल के बने हुए हैं, एक लिविंग थिंग सेल का बना हुआ है तो दूसरा लिविंग थिंग भी सेल का बना हुआ होगा। और वो साइंटिस्ट था जिसका नाम था थियोडर शिवान, या आप इसको सिंपल वर्ड में कह लो टी शिवान। सही है। टी शिवान इन 1839 में ही वॉज अ ज़ूलॉजिस्ट, ज़ूलॉजिस्ट था और इसने कहा कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल बट दे लेक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब उस वक्त में थे ही दो लिविंग थिंग, एक प्लांट दूसरा एनिमल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब अगर दोनों सेल के थे तो दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर कहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं। अगर एक सेल के हैं तो आपको पता है उसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर, अगर एक से ज्यादा के हैं तो मीन्स दे आर मल्टी सेल्यूलर। इस पॉइंट से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में जो भी लिविंग थिंग होगा वो सेल का बना हुआ होगा। अगर लिविंग थिंग है तो सेल होगा, अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग थिंग भी नहीं है। जैसे नॉन लिविंग, डेड या नॉन लिविंग से पैदा होता है। तो आपको जल्दी से जहन में याद आ रहा होगा कि 9th में हमने पढ़ा था कि दो थ्योरीज हैं, एक ए बायोजेनेसिस, दूसरी बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस के मुताबिक लिविंग थिंग जो है वो डेड थिंग से पैदा होते हैं, बायोजेनेसिस के मुताबिक लिविंग थिंग से पैदा होते हैं। दोनों थ्योरीज में एक थ्योरी रिजेक्ट हो गई, ए बायोजेनेसिस एक्सेप्ट जो हो गई वो बायोजेनेसिस हो गई।
मगर एक क्वेश्चन है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कि दुनिया का पहला लिविंग थिंग कैसे पैदा हुआ था, वो बताओ, तो आप कहोगे लिविंग थिंग से, तो पहला वो ही है ना, वो कैसे हुआ। इसलिए जो पहला लिविंग थिंग है, असल में जो थॉट है वो बायोजेनेसिस का थॉट ये है कि लिविंग थिंग से अराइज हुए हैं, मगर जो दुनिया में पहला लिविंग थिंग आया वो ए बायोजेनेसिस के नतीजे में आया, वो नॉन लिविंग से आया। उसके बाद लिविंग थिंग से ही पैदा होता है और होता रहेगा। मतलब लिविंग थिंग अगर ख़त्म हो गए तो उससे दूसरा लिविंग थिंग पैदा नहीं हो सकता। एक दफ़ा हुई है, दूसरी मर्तबा ना हुई है ना होगी। बायोजेनेसिस का थॉट ये है। मतलब ये थ्योरी, ये पॉइंट जो थी वो इनकी कंट्रावर्शियल थी, क्रिटिसाइज्ड हुई, क्योंकि उस दौर में ए बायोजेनेसिस को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। मगर उस दौर में भी ए बायोजेनेसिस रिजेक्ट नहीं हुई थी। कौन से दौर में? 1838 और 1839 में। क्योंकि आपको पता है रिजेक्ट करने वाला था पेस्चर। पेस्चर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो दिया था एक्सपेरिमेंट इन 1864। मतलब ये टाइम अभी नहीं आया। इसलिए एक और साइंटिस्ट था, वो भी जर्मनी से ताल्लुक रखता था, जिसका नाम था रोडॉल्फ विर्चू। और रोडॉल्फ विर्चू इन 1855 में, अगेन ये भी जर्मनी से ताल्लुक रखता था। और ये जर्मनी का जो था साइंटिस्ट, ये था पैथोलॉजिस्ट। और ये पैथोलॉजिस्ट वो है जो स्टडी करते हैं, स्टडी अपॉन पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन है? पैथोजेंस वो हैं जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस पे कर रहा था। और इस साइंटिस्ट ने कहा, तीसरी पॉइंट दी कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही है? बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जरिए दूसरों से पैदा होते हैं। मतलब नए सेल जो पैदा होते हैं, प्री मीन्स बिफोर, एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूद, पहले से मौजूद सेलों से, और प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। मतलब पहले से मौजूद मीन्स लिविंग सेल से ही पैदा होता है, और सेल डिवीजन होती है मीन्स ये जो फॉलो कर रही थी वो बायोजेनेसिस। जो डैनवो स्ट्रक्चर वाली पॉइंट थी वो कर रही थी ए बायोजेनेसिस को। अब ये जो पॉइंट दी थी रुडॉल्फ विर्चू ने, वो दी थी 1855 में। मतलब उस वक्त तक पेस्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था। पेस्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1864 में। मतलब उससे मुराद ये है कि अगर पेस्चर ये प्रूव नहीं कर पाता कि बायोजेनेसिस करेक्ट है तो ए बायोजेनेसिस एक्सेप्ट हो जाती, तो ये पॉइंट भी एक्सेप्ट हो जाती। मगर बायोजेनेसिस एक्सेप्ट हो गई, इसलिए ये पॉइंट क्या हो गई? रिजेक्ट। अब ये पॉइंट रिजेक्ट हो गई तो 3 पॉइंट्स हैं, जिनमें पहली, दूसरी और ये अब तीसरी ये है। ठीक है? अब इस मुताबिक सेल थ्योरी बेसिकली देने वाले तो शेलिडन और शवान थे, मगर शेलिडन और शवान ने जो पॉइंट दी थी वो रिजेक्ट हुई। उसकी जगह पे देने वाला कौन था? रोडॉल्फ विर्चू। तो रोडॉल्फ विर्चू ने सेल थ्योरी दी नहीं थी। सेल थ्योरी के एक पॉइंट